MAMSC फूड एंड न्यूट्रिशन सेकेंड सेमेस्टर। आजकल हम लोग डिजीज़ के बारे में, न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम्स के बारे में और फूड बॉर्न डिजीज़ के बारे में पढ़ रहे थे। और अभी हम इसी चैप्टर में जो जेनेटिक जीन्स के कारण जो डिजीज़ होती हैं, क्रॉनिकल डीजेनरेटिव डिजीज़ जो होती हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो उसमें से एक डिज़ीज़ है डायबिटीज़ मेलाइटस। डायबिटीज़ यानी मधुमेह। मधुमेह की जो शिकायत है बेटा, ये एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। डायबिटीज़ मेलाइटस is a chronic metabolic disorder that prevent the body to utilize glucose completely or partially। होता क्या है कि ये एक मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस है और स्पेशली जो हमारे इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स हमें फूड द्वारा मिलते हैं वो हैं कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन। इसमें कार्बोहाइड्रेट का प्रभावित तो तीनों ही न्यूट्रिएंट्स के मेटाबॉलिज्म पे प्रभाव पड़ता है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म पूरी तरह डिस्टर्ब हो जाता है। और ग्लूकोज जो हमारी बॉडी में फूड के डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन और मेटाबॉलिज्म के बाद ब्लड में आता है, वो ग्लूकोज पूरी तरह से या तो बॉडी में यूटिलाइज नहीं हो पाता या बहुत कम मात्रा में यूटिलाइज होता है। आपको समझ में आ गया होगा कि ये एक मेटाबॉलिक क्रॉनिक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। इट इज़ characterized by raised glucose concentration in the blood and alterations in carbohydrate, protein and fat metabolism। जैसा कि अभी मैंने कहा कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट के मेटाबॉलिज्म को प्रभावित करता है और जिसके कारण ग्लूकोज का रक्त में जो लेवल है, ब्लड में जो लेवल है, वो हमेशा घटता बढ़ता रहता है। This condition can be due to failure in the formation of insulin or liberation or action। आप सबको एक चीज़ मैं बता दूं कि इंसुलिन एक हार्मोन है जो हमारी पैनक्रियास की एक स्पेशल सेल जिसे बीटा सेल्स होती हैं, जो कि आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस ऑफ पैनक्रियाज की ये स्पेशल सेल है बीटा सेल ऑफ द आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। इसका नाम याद कर लीजिएगा। इसके द्वारा इंसुलिन का उत्पादन होता है। जब मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस बॉडी में आता है तो उस दौरान कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म जब प्रभावित होता है तो पैनक्रियास से इंसुलिन का फॉर्मेशन या तो ना के बराबर होता है या फिर बहुत कम होता है, या इंसुलिन सही प्रकार से बॉडी में कार्य नहीं कर पाता। इसी कंडीशन को आप समझिए। दिस कंडीशन कैन बी ड्यू टू फेल्योर इन द फॉर्मेशन ऑफ इंसुलिन और लिबरेशन और एक्शन। Insulin is produced by the beta cell of the islets of Langerhans or pancreas. Any decrease in the number of functioning cells will decrease the amount of insulin that can be synthesized। जिन सेल्स के द्वारा, जिन बीटा आइलेट्स और बीटा लैंगरहैंस के द्वारा जो इंसुलिन का उत्पादन करती हैं, यदि उन सेल्स का नंबर कम हो जाता है या उनकी फंक्शनिंग सही प्रकार से नहीं होती, जिसके कारण इंसुलिन का उत्पादन शरीर में या तो नहीं होता है फॉर्मेशन, या बहुत कम मात्रा में होता है, या उसका कार्य ठीक प्रकार से नहीं हो पाता। Many diabetes can produce sufficient insulin, but some stimulus to the islets tissue is needed।
बहुत सारे डायबिटीज़ के जो केसेस होते हैं उनमें इंसुलिन तो सही उत्पादित हो रहा है, लेकिन इंसुलिन से जो आइलेट्स के टिश्यूज़ हैं उनकी डिमांड ज़्यादा होती है, वो उत्तेजित हो जाते हैं और वो इंसुलिन का प्रयोग करने लग जाते हैं। वो इंसुलिन हमारे शरीर में रक्त में ग्लूकोज का लेवल घटाता बढ़ाता रहता है। देखिए होता क्या है, इस पूरे फिनोमिना को समझिए। जब हम खाना खाते हैं वो खाना डाइजेस्ट होता है, एब्जॉर्ब होता है, मेटाबोलाइज्ड होता है और मेटाबॉलिज्म के दौरान जब एब्जॉर्प्शन होता है तो ये चाहे हम कोई भी न्यूट्रिएंट लें, प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स, वाटर, विटामिन, जितने भी न्यूट्रिएंट्स हम लेते हैं वो सब ग्लूकोज के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं और हमारे रक्त के द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं। रक्त में ग्लूकोज का नॉर्मल लेवल 80 to 100 mg पर 100 ml ब्लड होता है, लेकिन अगर ये मतलब इंसुलिन आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस जो स्पेशल सेल है इनके द्वारा इंसुलिन का उत्पादन नहीं हो पाता या कम मात्रा में हो रहा है या इंसुलिन सही प्रकार से कार्य नहीं कर रहा है तो रक्त में ये ग्लूकोज का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ता जाता है। 80 से 120 होना चाहिए रेंज, ये बढ़ता जाता है, रक्त में ग्लूकोज बढ़ जाता है। और नॉर्मली होता क्या है कि जितना भी 80 to 100 ml ब्लड में ग्लूकोज कन्वर्ट होता है पहुंचता है तो वो हमारे शरीर की सभी ऐच्छिक और अनैच्छिक क्रियाओं को करने में उपयोग में आ जाता है और जितना एक्स्ट्रा होता है वो हमारे लीवर में ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होकर स्टोर हो जाता है। जब हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है ये ग्लाइकोजन पुनः ऑक्सीडाइज होता है और ग्लूकोज में कन्वर्ट हो हमारी बॉडी को ऊर्जा देने लगता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप यूँ समझिए कि जब हम व्रत रहते हैं, उपवास की कंडीशन में होते हैं, हम कुछ भी नहीं खाते लेकिन हमारी बॉडी को एनर्जी तो मिलती रहती है। और एनर्जी कहाँ से मिलती है? तो जो ये बॉडी में स्टोर्ड ग्लूकोज था, जितना हमें काम करने के लिए आवश्यक था वो यूज़ हो गया और जितना बाकी रह गया है वो सारा ग्लूकोज लग जाता है एनर्जी देने के काम में, हाँ। और फिर जितना बचा वो तुरंत ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होता है और हमारे लीवर और मसल्स में स्टोर हो जाता है। जब हमें आवश्यकता होती है तो ये केमिकल रिएक्शंस बॉडी में होते हैं, ऑक्सीडाइज होता है और पुनः ये ग्लाइकोजन ग्लूकोज में कन्वर्ट होकर हमारे ब्लड में आता है और हमें ऊर्जा देना शुरू कर देता है। द हार्मोन्स ऑफ इंटीरियर पिट्यूटरी, एडिनल कॉर्टेक्स, थायराइड, ये सब आपको जानने की ज़रूरत नहीं है, आप थोड़ा कम जानिए, आप अपने लेवल की बातें समझिए। इसके बाद हम लोग आते हैं प्रिवलेंस पे। मेरा ये समझ में आ गया कि कैसे रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नॉर्मल क्या होती है, कैसे बढ़ता है और क्यों बढ़ रहा है। और जब इंसुलिन का उत्पादन सही नहीं होता तो रक्त में ग्लूकोज का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ने लग जाता है। जब ये मेडिसिन के द्वारा कंट्रोल ना किया जाए या ध्यान न दिया जाए तो मूत्र के द्वारा शरीर से बाहर ग्लूकोज निकलने लग जाता है। वो बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन होती है और बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो पेशेंट कोमा में चला जाता है और कोमा में जाने के बाद उसकी डेथ हो जाती है। तो इसलिए डायबिटीज़ बहुत ही हार्मफुल भी है और आज डायबिटीज़ का प्रेवलेंस रेट आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चूँकि ये बहुत न्यू एडिशन बुक है, ये 8th एडिशन है डायटेटिक्स बाय बी श्रीलक्ष्मी, जो मैं आपको बता रही हूँ। देखिए, डायबिटीज़ मेलाइटिस इज़ लीडिंग कॉज ऑफ डेथ globally. WHO 2015 in India, it is the 7th cause of early death 2016. डायबिटीज़ मेलाइटिस के बारे में ये कहा गया कि WHO ने 2015 में रिपोर्ट दी कि हमारे देश में 7वां स्थान है। 2016 की फिर आई कि डेथ होने का जो कारण है वो ये है, एशियन हैव 2 to 4 times हायर रिस्क
ऑफ टाइप 2 डायबिटीज़। डायबिटीज़ के भी दो प्रकार होते हैं जिनका डिस्कशन मैं आगे करूँगी। डायबिटीज़ मोटे तौर पर टाइप 1 होता है, टाइप 2 होता है। जो टाइप 1 होता है वो जुवेनाइल ऑनसेट डायबिटीज़ कहलाता है। ये इंसुलिन डिपेंडेंट होता है और ये ज़्यादातर कम एज के यानी यंगर एज के बच्चों में होता है। लेकिन टाइप 2 डायबिटीज़ हमारे देश में एडल्ट पॉपुलेशन में है और बहुत ज़्यादा पब्लिक जो है इससे प्रभावित है। WHO की एक रीसेंट स्टडी आई थी कि 90% एडल्ट पॉपुलेशन डायबिटिक होती जा रही है और इसे कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अकॉर्डिंग टू इंडिया डायबिटीज़ इंडिया भी 2017 इन्होंने प्रिवलेंस रेट दिया है 7.3% ऑफ इंडियाज़ एडल्ट पॉपुलेशन हैज़ डायबिटीज़। 10:3% हैव प्री डायबिटीज़। देखो डायबिटीज़ के भी कई प्रकार होते हैं। अभी तो दो मोटे तौर पे प्रकार टाइप 1 टाइप 2 बताया है। अब ये जो बता रही हूँ कि 7.3% इंडियंस जो एडल्ट पॉपुलेशन है उनमें डायबिटीज़ हैं। इसका रेशियो हम देखें तो 10:3। यदि 10 लोग डायबिटीज़ से प्रभावित हैं तो 3 ऐसे हैं जो प्री डायबिटीज़ हैं यानी डायबिटीज़ के कगार पर खड़े हैं। इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस और उनमें से 47.3% ऑफ पीपल हैव डायबिटीज़ बट अनडायग्नोज्ड। 47.3% ऐसे भी लोग हैं एडल्ट पॉपुलेशन में जो कि डायबिटिक हैं लेकिन अभी उनकी डायग्नोसिस नहीं हो पाई। इंडियंस गेट डायबिटीज़ मेलाइटिस एट लोअर बॉडी वेट and the onset of the disease is much earlier than the other countries. हमारे देश में लोअर बॉडी वेट होने पर भी डायबिटीज़ हो जा रहा है और ये डायबिटीज़ ये ज़रूरी नहीं है कि बॉडी का वेट ज़्यादा है। मैंने ओबेसिटी ओवर वेट पढ़ाते समय कहा था ये कॉज है, लेकिन ज़रूरी नहीं है। पतले दुबले लोगों को भी डायबिटीज़ हो रहा है और हमारे देश में बहुत कम एज में बहुत जल्दी हो रहा है। अराउंड 20 to 25% ऑफ इंडियन डायबिटीज़ आर नॉट ओवर वेट। मतलब 20 से 25% ऐसे इंडियंस एडल्ट हैं जो कि डायबिटिक हैं लेकिन उनका वेट नॉर्मल से भी कम है या नॉर्मल है। मोर देन 90% ऑफ डायबिटीज़ बिलोंग टू टाइप 2 डायबिटीज़। ऐसे में 90% जो पॉपुलेशन है वो टाइप 2 डायबिटिक है। अब हम लोग आते हैं टाइप्स पे। देखो नीचे दिखाई दे रहा होगा टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटिस ऑल्सो नोन एज जुवेनाइल ऑनसेट डायबिटीज़। मैंने अभी आपको बता दिया। इस डायबिटीज़ को और हम इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ भी कहते हैं। देयर इज़ अनयूजुअली सडन ऑनसेट एंड ऑकर इन यंगर एज ग्रुप। बहुत छोटी छोटी उम्र में, आजकल तो बहुत छोटे बच्चे मतलब पैदा हुए बच्चे को अगर डायबिटीज़ है तो ये टाइप 1 डायबिटीज़ कहलाती है। और जब तक वो बच्चा ज़िंदा रहता है बेटा, जिस दिन से पैदा हुआ और जब तक जीवित रहता है तब तक उसे प्रतिदिन जो है वो इंसुलिन के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है। यानी इंसुलिन की खुराक उसे इंजेक्शन के द्वारा लेनी होती है। इट इज़ एन ऑटो इम्यून डिजीज़। ये ऑटो इम्यून डिजीज़ है जुवेनाइल ऑनसेट या टाइप 1 ऑफ डायबिटीज़। अब हम लोग जो दूसरा हम लोग आ रहे हैं वो है टाइप 2 डायबिटीज़। हाँ देखिए, ये इतना कुछ आपको डिटेल जानने की ज़रूरत नहीं है, बहुत शॉर्ट में जानिए क्योंकि आप लोग डिटेल अगले सेमेस्टर्स में जब प्रॉब्लम्स इन ह्यूमन न्यूट्रिशन पढ़ेंगे 3rd सेमेस्टर में तो आपको ये चैप्टर्स बहुत ही डिटेल पढ़ाए जाएंगे। अभी आपको शॉर्ट में पढ़ना है। टाइप 2 डायबिटीज़ क्या होता है? ये एडल्ट ऑनसेट डायबिटीज़ कहलाती है। इज़ कॉल्ड नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़। ये नॉन इंसुलिन, इसमें पेशेंट को इंसुलिन पे डिपेंड नहीं होना होता है। जब जैसे ही 80 से 100 के ऊपर नॉर्मल से ग्लूकोज लेवल ऊपर जाता है तो डॉक्टर्स दवा के द्वारा इसे कंट्रोल
करते हैं। मेटफॉर्मिन टाइप की दवाएं इसमें काम आती हैं। इट इज़ द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ डायबिटीज़ एंड डेवलप स्लोली and is unusually milder and more stable। ये जो होती है वो धीरे धीरे दीमक की तरह बढ़ती हैं शरीर में और दीमक की तरह ही शरीर को चाटने लगती हैं। ये टाइप 2 डायबिटीज़ अगर एक बार आ जाए तो वो कभी ख़त्म नहीं होती जब तक कि मृत्यु ना हो जाए। तो इंसुलिन में भी बस हम मेडिसिन हैं जिनके द्वारा या जो अपना डाइट का ट्रीटमेंट है, थेरेपेटिक डाइट है, उसके द्वारा हम कंट्रोल कर सकते हैं शुगर को। लेकिन बहुत ये पूरी तरह जड़ से ख़त्म हो जाएगी ऐसा कुछ नहीं होता। इंसुलिन में बी प्रोड्यूस्ड बाय पैनक्रियाज बट एक्शन इज़ इम्पेयर्ड। इसमें पैनक्रियाज से इंसुलिन का उत्पादन तो होता है लेकिन वो कार्य ठीक प्रकार से नहीं कर पाता। दिस फॉर्म ऑकर्स मेनली इन एडल्ट एंड द पर्सन इज़ यूजुअली ओवरवेट। ये ज़्यादातर प्रौढ़ व्यक्तियों में होता है और प्रौढ़ व्यक्ति एवं महिलाएं और उनमें होता है जिनका शारीरिक वज़न ज़्यादा होता है। अल्कोहलिक एसिडोसिस इज़ इनफ्रीक्वेंट। इसमें एसिडोसिस की जो कंडीशन है वो इनफ्रीक्वेंट होती है। द मेजॉरिटी ऑफ पेशेंट्स इम्प्रूव विथ वेट लॉस एंड आर मेंटेन्ड ऑन डाइट थेरेपी। बहुत सारे लोगों को इसमें कंट्रोल कराया जा सकता है इस टाइप की डायबिटीज़ से, लेकिन उसमें पेशेंट को अपने वेट को कम करना होगा, फिज़िकल एक्सरसाइज बढ़ानी होगी, बहुत ज़्यादा वॉकिंग करनी होगी, फास्ट वॉकिंग करनी होगी और साथ साथ अपनी डाइट को भी मेंटेन करना होगा। आलू, चावल, मिठाइयाँ, कैंडी, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक्स, ये सब एकदम बैन करने होंगे, रोकने होंगे। वुमेन हु हैव हैड लार्ज बेबीज़ और लार्जर फैमिलीज़ आर ऑल्सो प्रोन टू डेवलप दिस टाइप ऑफ डायबिटीज़ लेटर इन लाइफ। वो औरतें जिन्होंने कई बच्चों को जन्म दिया या उनकी फैमिली बहुत बड़ी है, तो ऐसी औरतें लाइफ में 40-45 साल की उम्र के बाद निश्चित रूप से डायबिटिक हो जाती हैं। बाय फॉर द मेजॉरिटी ऑफ पीपल वर्ल्ड वाइड हैव टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस। ज़्यादातर लोगों में टाइप 2 की जो डायबिटीज़ है वही होती है। दिस इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय इंसुलिन रेजिस्टेंस विथ रिलेटिव इंसुलिन डेफिशिएंसी। इंसुलिन की इसमें कमी तो नहीं होती, लेकिन इंसुलिन जब बहुत ज़्यादा हो जाता है और कंट्रोल नहीं हो रहा होता है तो इंसुलिन लिए बिना काम भी नहीं चलता। सर्टेनली डिस्ट्रीब्यूटेड एब्डोमिनल बॉडी is known to increase insulin resistance। तो स्टूडेंट्स आपको ये समझ में आया होगा टाइप 1 टाइप 2 डायबिटीज़ जो है। अब इसके क्या क्या कारण हैं, वो जेनेटिक कॉज होते हैं टाइप 1 के ज़्यादा, टाइप 2 के भी जेनेटिक कॉज होते हैं, इसीलिए इसे डीजेनरेटिव डिजीज़ कहा जाता है। तो इसको हम लोग आगे नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ऑनलाइन क्लास सभी मिलकर अटेंड करिए और कोविड-19 का खतरा बढ़ रहा है, घर से बाहर बिल्कुल ना निकलें। और सबसे इम्पॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, एक मैं बहुत ही आजकल ऑक्सीजन की क्राइसिस चल रही है, तो आपकी बॉडी में ऑक्सीजन का लेवल मेंटेन रहे, इसके लिए आप ज़रूरी है कि आप सब स्टूडेंट अपने आप स्वयं और घर के हर व्यक्ति के लिए एक रुमाल के एक पतले से मार्किन के कपड़े में, साफ़ सुथरा कपड़ा हो, थोड़ी सी अजवाइन, मतलब आधा चम्मच अजवाइन, 2-3 लौंग और छोटा सा टुकड़ा कपूर का उसमें बांध दीजिए और दिन भर इनहेल कीजिए, उसको सूंघिए और जितनी कैपेसिटी अपनी लंग्स की बढ़ा सकते हैं, ताकि जो हमारे लंग्स का इन्फेक्शन इसमें हो रहा है कोविड में और जितनी भी डेथ रेट्स बढ़ रही हैं वो सब लंग्स के डैमेज होने के कारण हो रही हैं, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इफ़ेक्टेड हो रहा है। तो ज़्यादा से ज़्यादा ये कार्य करिए
और अगर आप नीम की पत्ती और अदरक को कूच लीजिए, खूब खौला लीजिए, उसकी स्टीम भाप लीजिए। और एक इम्पॉर्टेंट बात, नीम की जो डंडी निकलेंगी और अदरक, उसे कूच करके उसका काढ़ा बना लीजिए। और 1 कप काढ़ा जब आधा कप रह जाए, वो कड़वा होगा, उसमें ज़रा सा गुड़ मिला लीजिए और दिन में 3-4 बार पीजिए, ताकि आपके रेस्पिरेशन और डाइजेस्टिव ऑर्गन्स सबको बल मिले और मजबूती मिले और आप कोविड से मतलब आप फाइट कर सकें, कोविड आपको छू भी ना सके। तो कोविड को हराना है, हम सब का यही संकल्प है। तो स्टूडेंट्स, मैं अपने इस संदेश या इस मैसेज के माध्यम से आप सबको अवेयर भी कर रही हूँ। हम पढ़ाई ज़रूरी नहीं है, इस समय हम सबकी जान बचनी बहुत ज़रूरी है। हम जान बचेगी तभी पढ़ पाएंगे। और किसी को फीवर ना आने पाए, गार्गल बराबर करिए, स्टीम बराबर लीजिए, दिन में 4 बार 5 बार स्टीम लीजिए। ऐसा करने से आप स्वस्थ रहेंगे और घर वालों को भी सबको स्वस्थ रख सकेंगे। किसी की कोई क्वेरी हो तो आप चैट बॉक्स में क्वेश्चन डाल सकते हैं। और ऑफलाइन क्लासेस तो अभी होने का कोई सवाल नहीं है। 15 मई के बाद पता लगेगा कि आपके एग्ज़ाम्स के लिए क्या डिसीज़न हो रहे हैं। जो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस आएंगी उसी के अनुसार सब कार्य होंगे। तो अभी आपका कोर्स बहुत लेंदी है, आप लगातार क्लासेस अटेंड करते रहें। थैंक यू।